वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत निर्वाचन आयोग के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हमने देखा था कि अपने भारतीय संविधान में क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ बात कही गई है कि नहीं फॉर बिकमिंग द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या होता है, क्या वो फिक्स है या फिर उसे चेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने देखा था अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पावर्स एंड फंक्शंस को ब्रॉडली हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा एडवाइजरी, तीसरा क्वासी जुडिशियल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कभी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में काम करती है, कभी वो एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती है और कभी वो क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी काम करती है। तो कब ये कौन सा सिचुएशन में कैसा काम करती है उसे हम समझेंगे इस वीडियो में। 1952 से लेके अब तक हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराता आ रहा है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1952 से लेके अभी तक सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट कराता आ रहा है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, कोई ड्रॉबैक्स नहीं है या फिर इनके सामने कोई चैलेंजेस नहीं है। ठीक है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व होता रहा है और आगे भी ये इवॉल्व होता रहेगा, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो टाइम के अनुसार चीज़ों को एडप्ट करने के लिए भी बना है। बेसिक स्ट्रक्चर है, साथ में हमें ये भी चीज़ें दी गई है कि समय के अनुसार अगर बदलाव लाना है तो संविधान में लाया जा सकता है। तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके आई होप कि जो भी ड्रॉबैक्स है, जो भी चैलेंजेस है, उनको हम रेक्टिफाई कर पाएंगे। रिसेंट ईयर्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काफ़ी इस पॉइंट पे जोर दे रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर किया जाए इन वोटिंग, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका वोटिंग राइट जो है वो कितना पावरफुल है। आज के टाइम पे भी धर्म और जाति के नाम पे वोट जो है बेच दिए जाते हैं। आज के टाइम पे भी कुछ पैसों के लिए या फिर दारू के लिए वोट जो है बिक जाते हैं। बट हर एक सिटीजन अगर अपने वोटिंग राइट को सही तरीके से यूज करे तो हम देश में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि हमारे जो नेता हैं वो ढंग के काम ही नहीं करते एंड ऑल दोज थिंग्स, बट हमें याद रखना होगा कि उसे नेता बना कौन रहा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। और हमारे पास आज के टाइम पे नोटा का ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आया, आप नोटा का बटन दबाइए। आप अगर नोटा का बटन दबा रहे हैं तो जस्ट एक बार फ्यूचर के बारे में सोचिए कि अगर कोई ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहां पे जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहां की जो जनता है उनको अगर पसंद नहीं कर रही है या फिर उन कैंडिडेट्स ने अच्छा काम नहीं किया है, तो मैक्सिमम लोगों ने अगर वहां पे वोटिंग के टाइम नोटा का बटन दबाया तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके आएगा आगे में। और वो ये होगा कि बाद में हम इससे रिगार्डिंग बिल जो है वो भी देख सकते हैं पार्लियामेंट में। ये भी हो सकता है कि ये एक बिल ला दिया जाए दैट अगर किसी कंस्टिट्यूंसी में इतने परसेंट नोटा के वोट अगर पड़ जाते हैं तो जितने भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर ईयर में इलेक्शन में खड़े थे उनको कुछ साल के लिए इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। बिकॉज इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी देन वी हैव टू डू समथिंग। वी हैव टू नो आवर ओन राइट्स और उन राइट्स को हमें सही तरीके से यूज करना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस की बात की गई है। उन चीजों को अब होल्ड करने की कोशिश जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जा रही है। अब सवाल यह आ जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्वलिटी को कैसे अपहोल्ड कर रही है। सो आपको इसके लिए एक पॉइंट जो है वो देखना पड़ेगा कि अगर हमारे देश में कोई एक गरीब है और कोई एक अमीर है, दोनों के पास वोटर आईडी है और दोनों वोट डालने जब जाते हैं तो क्या उनके वोट की वैल्यू डिफरेंट है? तो जी नहीं। एक गरीब के वोट की वैल्यू उतनी ही है जितनी वैल्यू एक अमीर के वोट की है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इक्वलिटी जो है वो अपहोल्ड करके रखने की कोशिश की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड इक्वलिटी का जो फिलॉसफी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
कोई भी डाउट या डिस्प्यूट क्रिएट होता है रिगार्डिंग इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिगार्डिंग इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वो जो चीजें हैं वो डील की जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। बट अगर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग इलेक्ट होके पहुंचे हैं उनके इलेक्शन से रिगार्डिंग अगर डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो वो जो केस है वो हाई कोर्ट में जाएगा, एंड हाई कोर्ट अगर जजमेंट दे देती है, फाइनल डिसीजन दे देती है, तो जो कंसर्न पार्टीज है अगर वो खुश नहीं है देन दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये पॉइंट जो है वो आपको याद रखना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या पावर अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ही टीडियस एंड बहुत ही हेक्टिक एक वर्क करती है, और वो वर्क क्या है, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड दैट टू अपडेटेड वन। ठीक है, अपडेटेड रखना होता है वोटर लिस्ट को। हर साल कुछ लोग जो हैं 18 साल की उम्र अटेंड कर रहे हैं, उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में ऐड होना चाहिए। देन कुछ लोग जो हैं वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, कुछ लोग माइग्रेट हो जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों से रिगार्डिंग जो भी काम होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करती है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी एक ड्यूटी हो जाता है, ये भी एक रोल हो जाता है कि वो डेट एंड शेड्यूल जो है इलेक्शन के वो डिक्लेयर करें, नोटिफाई करें एंड पब्लिक डोमेन में उन चीज़ों को लाए। साथ ही साथ जो नॉमिनेशन के पेपर भरे जाते हैं उसके अंदर चीज़ें जो हैं सही तरीके से भरी गई हैं कि नहीं, सच्चाई के साथ भरी गई है या नहीं, उन चीज़ों को स्क्रूटनाइज करने का, चेक करने का काम जो है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो रिकॉग्निशन होती है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही जस्टिफाई किया जाता है। फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वही रिकॉग्निशन जो है वो देती है कि हाँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इस लेवल पे आके लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती, या फिर उनका स्टेटस क्या है। ठीक है, जो इलेक्शन के अंदर सिंबल्स हम लोग देखते हैं, वो जो सिंबल्स है पॉलिटिकल पार्टीज को जो इशू किए जाते हैं एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो इशू किए जाते हैं, वो जो इलेक्शन सिंबल्स है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही इशू करवाए जाते हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन बाय द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाता है। साथ ही साथ इलेक्शन जो करवाया जाता है उसके अंदर सारी चीज़ें सही हो, सच्चाई के साथ हो, फेयरनेस के साथ हो, देन फ्रीनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, एट्सेट्रा, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसके साथ इलेक्शन कंप्लीट कराया जाए, इसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आती है। देन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि कहीं पे वोटिंग के दौरान इरेगुलरिटीज़ आई हैं तो वहाँ के जो पोल्स है उसको कैंसिल करने का हक एंड पावर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में ही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लिमिट सेट करता है कैंपेन में जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या फिर किसी कैंडिडेट के द्वारा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये भी चेक करती है कि कहीं प्रचार के नाम पे जनता में पैसे तो नहीं बांटे जा रहे हैं, कोई चीज़ें तो नहीं बांटी जा रही हैं जस्ट इलेक्शन से पहले, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चेक करने का काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथों में है। देन एडवाइजरी फंक्शन कब प्ले किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो जब भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट या डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उस केस में एडवाइजरी रोल जो है वो प्ले किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई मैटर आया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सजेशन देते हैं, अपना एडवाइस जो है वो देते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ डाउट या डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है तो गवर्नर को, उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को कौन एडवाइस देगा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वो एडवाइस जो है वो टेंडर किया जाता है। देन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में कब एक्ट करती है और क्या फंक्शन होता है, तो जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है रिगार्डिंग ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज या रिगार्डिंग एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल्स टू पार्टीज,
ठीक है, 2 पार्टीज हैं वो अगर इलेक्शन सिंबल के लिए लड़ रही हैं, यानी उनको एक जैसा ही इलेक्शन सिंबल जो है वो पसंद आ गया और उसकी वजह से डिस्प्यूट अगर क्रिएट होगा तो वहां पे फाइनल डिसीजन कौन लेगा, वो एलोकेट कौन करेगा सिंबल किसी पर्टिकुलर पार्टी को, तो वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करते हैं एंड उसका जो फैसला होता है वो फिर मतलब एक तरीके से हम मानते हैं कि फाइनल फैसला है, बट जो पार्टीज हैं अगर उनको पसंद नहीं आएगा तो वो फिर कोर्ट जो है मूव कर सकती है, बट क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना रोल प्ले करती है। उसी तरीके से किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए उसके ऊपर भी फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लेती है। देन अगर इलेक्टोरल अरेंजमेंट से रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है और उसके लिए इंक्वायरी अगर बैठानी है तो उस इंक्वायरी में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर जो है वो किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल जो है वो हमें डिलिमिटेशन कमीशन में भी देखने को मिल जाता है। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसका मेन फंक्शन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हो हमारे लेजिस्लेचर के अंदर, स्टेट लेजिस्लेचर में एंड जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है वहाँ पे। ठीक है, तो लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो उसके लिए जरूरी क्या हो जाता है कि हमने अपने देश के अंदर कंस्टिट्यूएंसीज जो है वो बना रखी है। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंसीज जो बना रखी है वो ऐसे ही नहीं बनाई जाती है, वहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम हो, सेम मतलब अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में, सो दैट इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि ये एक कंस्टिट्यूएंसी है ए, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गया, ठीक, एंड यहाँ पे एक कंस्टिट्यूएंसी है बी, यहाँ का पॉपुलेशन जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो गया, तो क्या हम जो रिप्रेजेंटेशन है वहाँ से एमएलएस का एमपीज का वो सेम छोड़ देंगे, तो जी नहीं। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए फिर क्या किया जाता है, बाउंड्री रीड्रॉ किया जाता है कंस्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, तो ये बाउंड्री रीड्रॉ जब किया जाता है कंस्टिट्यूएंसी का तो उसी को हम कहते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, और ये जो काम किया जाता है ये डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं, देन उस पर्टिकुलर स्टेट के जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो भी उस टीम के मेंबर होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये कहा गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो भी फैसला लेगी वो फाइनल रहेगा एंड इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है रेज नहीं किया जा सकता है, इस मैटर को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर कंस्टिट्यूएंसी बना दी, एरिया जो है बाउंड्री जो है वो सेट कर दी और उसके ऊपर लोगों ने अगर केस कर दिया तो उस केस का सॉल्यूशन न जाने कब आएगा, और उस केस के सॉल्यूशन आने में कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगा, तो क्या हम उस टाइम पीरियड के लिए इलेक्शन को हम रोक के रखेंगे, तो जी नहीं। इसलिए कहा गया कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये जो भी फैसला लेगी दैट विल बी फाइनल एंड दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।